नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा विषय है भारत में सांप्रदायिकता का उदय, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और उस सांप्रदायिकता के उदय के मूलभूत कारण क्या थे। ये जो सांप्रदायिकता शब्द है, इस सांप्रदायिकता शब्द के अर्थ पर अगर हम विचार करें तो सांप्रदायिकता से जो आशय है वो ये है कि किसी भी संप्रदाय के द्वारा, किसी भी एक संप्रदाय के द्वारा केवल अपने संप्रदाय को अच्छा सिद्ध करने के लिए संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सभी उद्देश्यों को केवल और केवल उसी संप्रदाय के हित के लिए उपयोग में लिया जाए तो इसे संप्रदायवाद की संज्ञा दी जाती है। अब इसके दूसरे पक्ष पर हम विचार करें तो ये जो संप्रदायवाद था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में इसके कुछ प्रभाव हमें देखने को मिले, तो ये जो संप्रदायवाद था या ये जो भारत में सांप्रदायिकता की विचारधारा थी, इस विचारधारा के उदय के पीछे बहुत सारे ऐसे कुछ कारण थे, बहुत सारी ऐसी तत्कालीन परिस्थितियाँ थी जिसके कारण से इसका उदय हुआ। तो प्रश्न ये आता है कि ऐसे क्या उस समय की परिस्थितियाँ रही होगी या क्या उस समय में इस प्रकार की संभावनाएं रही होगी और किस प्रकार से इस विचारधारा को जानबूझ करके भारतीयों के मन के अंदर डाला गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम जिन्होंने साथ में मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करने का जो जिम्मा उठाया था और हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला करके भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए साथ में कार्य कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जाकर के ये जो एक राष्ट्र की विचारधारा थी वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हुई और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित होते होते 1940 में जाकर के अलग से पाकिस्तान शब्द आया और धीरे धीरे अलग राष्ट्र की मांग होती गई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सुखद, जिसको कहते हैं कि अंत हुआ, वो सुखद अंत भारत की आज़ादी के साथ में हुआ। परंतु इसका एक दुखद जो अध्याय है वो ये है कि हमें आज़ादी विभाजन के साथ में मिली। एक जो अखंड राष्ट्र था वो दो अलग अलग राष्ट्रों के अंदर विभाजित हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और इस विभाजन के पीछे जो सबसे मूल कारण माना जाता है वो भारत में सांप्रदायिकता को माना जाता है। तो ये कहने को ये नहीं है कि केवल भारत में जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस प्रारंभिक चरण में ही ऐसे बिंदु आए और उन्होंने ले जा करके भारत के अंदर इस सांप्रदायिकता का फुट रखा। इससे पहले भी बहुत सारी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कुछ झड़प हुई थी और बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन वो एक क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर, तो हम उसमें तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद से प्रेरित होकर के ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जो मूल रूप से मुस्लिम समुदाय है, उस मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसा नेतृत्व आया और उस नेतृत्व का मूल उद्देश्य राजनीतिक हित साधना थी। अपने राजनीतिक हित के लिए उन्होंने संप्रदाय के अपने वर्ग के लोगों का जो है वो माइंड वॉश किया और ये माइंड वॉश करके उनको धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग ले जाने का प्रयास किया। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अब प्रश्न आता है कि ऐसे क्या कारण थे। तो मुख्य अगर कारण है तो एक बार हम क्रम से मुख्य कारणों पर विचार करते हैं। सबसे पहला कारण था भारत में मुस्लिम विचारधारा में दो रूप होना। एक रूप था जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक बन गया और एक जो रूप था वो ब्रिटिश विरोधी विचारधारा का समर्थक बन गया। दूसरा जो कारण था वो था 1857 की क्रांति और क्रांति के बाद की परिस्थितियाँ। क्रांति के पूर्व जो हिंदू मुस्लिम वर्ग ने मिलकर के एक साथ इस क्रांति में हिस्सा लिया और उसके बाद में क्रांति के बाद में जो परिस्थितियाँ बनी वो भी कहीं न कहीं भारत में सांप्रदायिकता के उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में सिद्ध हुई। तीसरा अगर कारण हम उस पर चर्चा करें तो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसमें सर सैयद अहमद खां का नेतृत्व और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, इस आंदोलन ने भी भारत में सांप्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसी क्रम में ब्रिटिश गवर्नर जनरल की नीतियाँ, कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे और उन्होंने इस प्रकार की नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जिससे भारत में फूट डालो और राज करो की नीति प्रभावी हुई और हिंदू और मुस्लिम जो एक थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते गए। इसी क्रम में कुछ कट्टर हिंदूवादी विचारधारा का प्रवेश कर, तो जब कट्टर हिंदूवादी विचारधारा ने प्रवेश किया और उन्होंने हिंदुओं के कुछ त्यौहार उत्सव इस प्रकार से मनाना प्रारंभ किया, तो उससे मुस्लिम समुदाय को ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं अब जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसी विचारधारा जो है वो आ गई है कि वो मुस्लिमों का हित नहीं कर सकती। इसी क्रम में 1916 का लखनऊ समझौता और उस लखनऊ समझौते के बाद की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिसमें कहने को तो ये दिखता था कि 1916 में जो है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गई थी, लेकिन अगर उसके ऊपर विचार करें, हम उसकी धाराओं पर विचार करें तो ये समझ में आता है कि इन धाराओं ने बाद में भारत में सांप्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरीके से 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होना और धीरे धीरे मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिमों का एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करने वाली संस्था बन गई और उसने भी सांप्रदायिकता को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए भारत के अंदर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में 1909 का अधिनियम, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, 1909 के अधिनियम में जिस प्रकार से पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी और उसने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे कारणों पर हम चर्चा कर सकते हैं जिनके कारण भारत में सांप्रदायिकता का उदय। अब सर्वप्रथम पहले कारण पर हम आते हैं जिसमें मुस्लिम वर्ग के अंदर दो विचारधाराओं का प्रवेश। दो विचारधाराएं किस प्रकार से प्रवेश कर गई, इसका मूल कारण ये था कि जब भारत में सबसे पहले अरब आए, अरब के बाद में तुर्क आए, तुर्कों के बाद में मुग़ल आए और मुग़लों के बाद में अंग्रेज आए। तो जब मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया, मुग़ल साम्राज्य जो है वो उसका पतन हो गया, उसके पतन होने के बाद में भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बंगाल के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया और वो धीरे धीरे करके व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी बन गई और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका उदय हो गया और एक एक करके उन्होंने सभी रियासतों के अंदर आंतरिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और लगभग पूरे भारत को ब्रिटिश राज की गिरफ्त में ले लिया। तो इस समय में भारत में जो सुप्रीम पावर वो था ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को एक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ऐसे समय में जो भारतीय मुस्लिम वर्ग था वो क्योंकि दो वर्गों से बना हुआ वर्ग था। अब दो वर्ग में जो पहला वर्ग जिसको मानते हैं उसको हम शासक वर्ग कहेंगे और शासक वर्ग इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो वर्ग था ये विदेश से भारत आने वाला मुस्लिम संप्रदाय था, जो मुग़लों के रूप में या तुर्कों के रूप में या अरबों के रूप में भारत आया और बाद में वो यहीं के निवासी हो गए। लेकिन वो शासक वर्ग थे, वो राज परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए उनका जो रहन सहन का तरीका था, जो शान और शौकत थी, वो बिल्कुल उसी प्रकार की थी। और दूसरा जो वर्ग था जो कन्वर्टेड मुस्लिम वर्ग था, भारत में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय, चाहे वो हिंदू हो या अन्य संप्रदाय हो, उन संप्रदाय के लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया और उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। तो ये जो वर्ग था ये कृषक, मजदूर और किसान वर्ग था। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्गों के बीच में एक गहरी खाई थी। एक राजा के उत्तराधिकारी थे, शासक वर्ग के उत्तराधिकारी थे, जो जिनका रहने का तौर तरीका, शान शौकत अलग था, और एक जो था वो सामान्य वर्ग था जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे। अब इन दोनों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जो नीतियाँ थी उसमें भी अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता, क्योंकि जो प्रथम वर्ग था उस प्रथम वर्ग को धीरे धीरे पाश्चात्य शिक्षा की तरफ धकेला गया और पाश्चात्य शिक्षा लेने के बाद में वो अंग्रेजों का समर्थक बन गया, जबकि दूसरा जो वर्ग था वो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का घोर विरोधी था। इस तरीके से इन दोनों वर्गों के बीच में भी एक गहरी खाई थी और धीरे धीरे ये जो गहरी खाई थी, उस गहरी खाई का उपयोग कुछ
ऐसे लीडर्स ने लिया जिन्होंने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए मुस्लिम संप्रदाय के अंदर एक बात को गहराई से भर दिया कि मुस्लिमों का अगर हिंदुस्तान में हित है तो वो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में रह कर के वो अपने हित को साध सकते हैं, और उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा से धीरे धीरे अलग करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में इस प्रकार की दो वर्गों की हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। दूसरा जो बिंदु है वो है 1857 की क्रांति। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और 1857 की क्रांति की अगर घटनाओं के ऊपर हम दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि 1857 के अंदर हिंदुओं से भी ज़्यादा मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीव्र आंदोलन किया। उग्र आंदोलन हुए, हिंसक आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ और उसमें मुस्लिमों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। तो जब 1857 की क्रांति का अंत हुआ, उस क्रांति को दबा दिया गया। उसके बाद में जब ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की, 1858 का एक्ट लाया गया, तो उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे बिंदु डालने का प्रयास किया गया जो भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिमों को अलग करे, पहली बात। दूसरा, 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद में मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर ब्रिटिश सरकार का भयंकर अत्याचार होने लगा, और ये अत्याचार होने के बाद में जब मुस्लिम वर्ग उनके विरुद्ध भड़क उठा, और बाद में जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण था उस समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया था। लेकिन धीरे धीरे करते करते मुस्लिमों को जो है वो हिंदुओं से अलग करने का प्रयास हुआ, और जैसा अभी मैंने बताया केवल और केवल ये राजनीतिक हित साधने के लिए किया गया, और उनके दिमाग के अंदर, उनके मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसी बातों को भर दिया गया कि हिंदुस्तान जो है वो मुस्लिमों के लिए सुरक्षित राष्ट्र नहीं है। तो इस तरीके से मुस्लिमों के मन में हिंदुस्तान के प्रति वफादारी के स्थान पर, देशभक्ति के स्थान पर कहीं न कहीं उनके अंदर दूसरा जो पक्ष है कि हिंदुस्तान का विरोध किया जाए या हिंदुस्तान हमारा राष्ट्र नहीं हो सकता है, भारत हमारा राष्ट्र नहीं हो सकता, इस प्रकार की बातों को भर करके उनको अलग करने का प्रयास किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सिद्ध होता है कि किस तरीके से उनको यहाँ से अलग किया गया। दूसरा, इसके आगे जैसा कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग के गठन के पीछे कुछ ऐसी विचारधाराएं, ऐसी ताकतें काम कर रही थी जिन्हें ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रह सकता। और उस समय में तत्कालीन जो वायसराय थे मिंटो, तो मिंटो स्वयं ये चाहते थे कि कैसे न कैसे करके हम हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करें, क्योंकि मिंटो का जो पत्र जो उन्होंने लेडी मिंटो को लिखा था, अपनी पत्नी को लिखा था, उस पत्र के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर चर्चा की थी कि अब जो है भारत के अंदर उस समय की जो जनसंख्या थी, मुस्लिम जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, तो 6 करोड़ 20 लाख की जो मुस्लिम आबादी थी, तो उनको ये लगा कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है और इस मुस्लिम लीग के गठन के बाद में कहीं न कहीं ये जो वर्ग है पूरा का पूरा संपूर्ण मुस्लिम वर्ग है, इस संपूर्ण मुस्लिम वर्ग का नेतृत्व मुस्लिम लीग करेगी, और ये जो मुस्लिम वर्ग है इसको हमने भारत से अलग कर दिया है। तो जब उन्होंने पत्र लिखा था तब उन्होंने ये कहा था कि अब हमने भारत के अंदर 6 करोड़ 20 लाख की आबादी को अंग्रेजों का समर्थक बना दिया, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दूसरा, जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ और एक प्रतिनिधि मंडल मिंटो से मिला था, तो उनके मिलने के बाद में शिमला के अंदर जो इनका पैक्ट हुआ, और पैक्ट होने के बाद में कहीं न कहीं मिंटो ने उनके दिमाग में एक बात भरने का प्रयास किया कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये केवल और केवल हिंदुओं की एक संस्था है, इसलिए आप लोगों को मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने के लिए और मुस्लिमों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अलग से कुछ ऐसी डिमांड्स रखनी चाहिए। और उसकी परिणति उन्होंने 1909 के एक्ट में दिखाई कि जब 1909 का एक्ट पास हुआ तो 1909 के एक्ट को पास किया, और उसके अंदर उन्होंने इस बात को भर दिया
कि मुस्लिमों को कुछ अलग से अधिकार दिए जाने चाहिए, और उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का अधिकार दे दिया गया। और उस समय में मिंटो ने कहा भी था कि इस समय में हम जो ये कड़वाहट के बीज बो रहे हैं, इन कड़वे बीजों की जो फसल होगी वो बहुत विषैली होगी। और कहीं न कहीं जब 1909 का अधिनियम आया और उस अधिनियम के अंदर मुस्लिम वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान रखने की बात आई, और ये जो विशेष प्रावधान उस समय में रखे गए, इन प्रावधानों के कारण धीरे धीरे मुस्लिमों के अंदर अपने वर्ग के हित के लिए, अपने संप्रदाय के हित के लिए और अपने संप्रदाय के लिए कुछ ऐसी मांगे रखने के लिए, अपने संप्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए, चाहे वो विधायिकाओं में हो, चाहे वो व्यवस्थापिका में हो, चाहे वो गवर्नर की काउंसिल में हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं में हो, कहीं न कहीं उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए विशेष आरक्षण की डिमांड करना शुरू कर दिया। और इसके कारण भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर सांप्रदायिकता की जो भावना है वो उत्तरोत्तर बढ़ती। तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक चरण के जो बिंदु थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन जब अपने शैशव काल में था, और ये जो प्रारंभिक चरण में जब भारत में अच्छा एक स्वदेशी मूवमेंट भी चला, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की नीति और तत्कालीन जो गवर्नर थे उनकी नीतियाँ इस प्रकार की रही कि भारत के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति का उन्होंने समावेश करते गए, और धीरे धीरे ये सांप्रदायिकता के उदय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका। अब हम हमारे अगले वीडियो में इसी विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर सर सैयद अहमद जैसे नेता आए और उन्होंने एक अलग विचारधारा मुस्लिम संप्रदाय के मन मस्तिष्क में भरी, जिसके कारण और कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके कारण भारत के अंदर सांप्रदायिकता की भावना अधिक से अधिक बढ़ती गई। धन्यवाद।